आज हम कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा के नए की जन्म कुंडली एक नामक पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म 1917 और मृत्यु 1964। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर कस्बा ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर थे। बार बार पिता की बदली होते रहने के कारण मुक्तिबोध की पढ़ाई का क्रम टूटता जुड़ता रहा। इसके बावजूद उन्होंने सन 1954 में नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। पिता के व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण उनमें ईमानदारी, न्यायप्रियता और दृढ़ इच्छा शक्ति के गुण विकसित हो गए। लंबे समय तक नया खून साप्ताहिक का संपादन करने के बाद उन्होंने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव मध्य प्रदेश में अध्यापन कार्य किया। मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्षों और विरोधों से भरा रहा। उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा का अध्ययन किया, जिसका प्रभाव उनकी कविताओं पर दिखाई देता है। पहली बार उनकी कविता सन 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक में छपी। कविता के अतिरिक्त उन्होंने कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि भी लिखी हैं, जो कवि द्वारा लिखे गए गद्य का अद्भुत नमूना है। मुक्तिबोध एक समर्थ पत्रकार भी थे। उनकी ये विशेषताएं अगली पीढ़ी को रचनात्मक ऊर्जा देती रही हैं। मुक्तिबोध नई कविता के प्रमुख कवि हैं। उनकी संवेदना और ज्ञान का दायरा अत्यंत व्यापक है। गहन विचारशीलता और विशिष्ट भाषा शिल्प के कारण उनके साहित्य की एक अलग पहचान है। स्वतंत्र भारत के मध्य वर्ग की जिंदगी की विडंबना और विद्रूपताओं का चित्रण उनके साहित्य में है, और साथ ही एक बेहतर मानवीय समाज व्यवस्था के निर्माण की आकांक्षा भी। यानी कि मुक्तिबोध ने स्वतंत्र भारत में मध्यम वर्ग के जीवन की जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनके जीवन की जो विडंबनाएं हैं, कैसे उनको किन विसंगतियों का सामना करना पड़ता है, इन सब का चित्रण उन्होंने अपने साहित्य में किया है। और इसके साथ ही वो चाहते हैं कि हमारी जो समाज व्यवस्था है वह एक मानवीय समाज व्यवस्था हो, यानी मानवीय मूल्यों का पालन करने वाली हो। मुक्तिबोध के साहित्य की एक बड़ी विशेषता है आत्मालोचन की प्रवृत्ति। यानी कि मुक्तिबोध अपने साहित्य के द्वारा अपनी आत्मा की स्वयं आलोचना है वो करते हैं। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह हैं चांद का मुंह टेढ़ा है तथा भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी, एक पुनर्विचार, एक साहित्य की डायरी आदि उनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। 6 खंडों में प्रकाशित मुक्तिबोध रचनावली में उनकी सारी रचनाएं अब एक साथ उपलब्ध हैं। यहाँ उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एक साहित्य की डायरी का एक निबंध प्रस्तुत है। नए की जन्म कुंडली 1 में लेखक ने व्यक्ति और समाज के बाहरी तथा आंतरिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त चेतना को नए के संदर्भों में देखने की कोशिश की है। लेखक का मानना है कि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त यथार्थ की वैज्ञानिक चेतना को ही नया मानना चाहिए। यानी कि हमारे जो सांस्कृतिक धरातल है, हमारा धार्मिक परिवेश है, हमारी राजनीतिक स्थिति है और साहित्य में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इनके फलस्वरूप हमें जो यथार्थ प्राप्त होता है, हमें जो सच्चाई प्राप्त होती है, उसकी अगर हमारे अंदर वैज्ञानिक चेतना जागृत हो जाए, यानी हम उस नए को स्वीकार कर लें, नए को प्राप्त कर लें, तो यही एक नया है। इसी को हम नया कह सकते हैं। लेखक का यह भी मानना है कि संघर्ष और विरोध के निष्कर्ष को व्यवहारिकता में न जीने के कारण ही हम पुराने को तो छोड़ देते हैं, किंतु नए को वास्तविक रूप में अपना नहीं पाते हैं। यानी कि हमें समाज के साथ चलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरह के जब हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पुराने को तो छोड़ देते हैं नया बनने की चाह में, लेकिन नए को पूरी तरह अपना नहीं पाते हैं। इस तरह से हम बीच में फंसे हुए रह जाते हैं। ना हम पुराने हो पाते हैं पूरी तरह, और ना हम पूरी तरह नए ही हो पाते हैं, और ना हम बीच में संतुलित दृष्टिकोण अपना पाते हैं। नए की जन्म कुंडली 1। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसे क्षमा कीजिए। मैं एक ज़माने में बहुत बुद्धिमान समझता था। मुझे उससे बहुत आशाएं थी कि वह आगे चलकर एक मेधावी, प्रतिभाशाली पुरुष निकलेगा। लोग समझते थे कि मैं उस व्यक्ति को अनुचित महत्व दे रहा हूँ। मुझे लगता था कि वह व्यक्ति हमारी भारतीय परंपरा का एक विचित्र परिणाम है। वह अपने विचारों को अधिक गंभीरतापूर्वक लेता था। वे उसके लिए धूप और हवा जैसे स्वाभाविक प्राकृतिक तत्व थे। यानी कि जैसे धूप और हवा हमें स्वाभाविक रूप में प्राप्त होती है, इसी तरह से जब वह किसी भी विचार पर चिंतन करता था, तो वह उन्हें अत्यंत गंभीरतापूर्वक लेता था और सहज रूप में स्वीकार करता था, शायद इससे भी अधिक। दरअसल उसके लिए ना वे विचार थे, ना अनुभूति। वे उसके मानसिक भूगोल के पहाड़, चट्टान, खाइयाँ, जमीन, नदियाँ, झरने, जंगल और रेगिस्तान थे। जिस तरह धरती पर ये समस्त पदार्थ पाए जाते हैं, इसी तरह से जो विचार के नए नए आयाम उसे प्राप्त होते थे, तो वो उसे उसके भूगोल की तरह ही प्राप्त होते थे, भूगोल की तरह ही लगते थे।
मुझे यह भान होता रहता था, यानी कि मुझे यह ज्ञान होता रहता था कि वह व्यक्ति अपने को प्रकट करते समय स्वयं की सभी इंद्रियों से काम लेते हुए एक आंतरिक यात्रा कर रहा है। यानी कि वो व्यक्ति जब अपने विचारों को व्यक्त करता था तो ऐसा लगता था मानो कि उसकी समस्त इंद्रियां हैं वह एक साथ कार्य कर रही हैं और वह अपनी आत्मा के धरातल पर उन चीज़ों की अनुभूतियों को अपने अंदर अनुभव करते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहा है। वह अपने विचारों या भावों को केवल प्रकट ही नहीं करता था बल्कि उन्हें स्पर्श करता था, सूंघता था। तो समस्त इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है, तो वो ऐसा लग रहा है मानो वो त्वचा से उनको स्पर्श कर रहा है, नाक से उनको सूंघ रहा है, उनका आकार, प्रकार, रंग, रूप और गति बता सकता था। यानी उनको देख भी रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। इसलिए वह उन विचारों की समस्त जिस उस विचार से संबंधित जितने भी पहलू हैं उन सब के बारे में बता सकता था। मानो उसके सामने वे प्रकट, साक्षात और जीवंत हों। उसका दिमाग लोहे का एक शिकंजा था या सुनार की एक छोटी सी चिमटी जो बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी बात को सूक्ष्म रूप से और मजबूती से पकड़कर सामने रखती थी। यानी कि वो किसी भी बात पर अगर बोलता था तो वो संपूर्ण अपने सोच विचार कर, अपनी इंद्रियों का समस्त उपयोग करके, अपनी आत्मा, मस्तिष्क सबका उपयोग करने के बाद में अब उस विचार पर अपने विचार व्यक्त करता था। तो ऐसा लगता था मानो कि वो उस बात की गहराई को और बड़ी सूक्ष्मता से और बड़ी से बड़ी बात को वो पकड़ करके व्यक्त कर सकता है। लेकिन यह बात पुरानी हो गई। अब मुझे लगता है कि मैं बुद्धिमान हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त की बुद्धिमत्ता का कारण उसकी ज़िंदगी ही ज़्यादा थी। यानी वो मुझसे बड़ा था, इसलिए मुझे वो ज़्यादा बुद्धिमान लगता था। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं भी अधिक बुद्धिमान हो गया हूँ, ना कि केवल मस्तिष्क तंतुओं की हलचल। तो अब मुझे उसकी जो बुद्धिमत्ता थी, जो मैं पहले उसे बहुत बुद्धिमान समझता था, अब मैं सोचता था कि अब मैं ये सोचने लगा हूँ कि वह मुझसे ज़्यादा बड़ा था, इसलिए उसके मस्तिष्क के जो तंतु हैं वो अधिक विकसित हो गए थे, इसलिए मुझे वो उस समय बुद्धिमान लगा करता था। 12 वर्षों बाद जब एकाएक मेरी उससे मुलाकात हुई तब आनंद और आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। आनंद से भी ज़्यादा आश्चर्य। नदियों की दो धाराओं के बीच इतने बड़े बड़े पहाड़ आ गए थे कि उन्होंने हमारी दिशाएं भी बदल दी थी। जब फिर से मुलाकात हुई तो स्वभावतः हमारा ध्यान इन पहाड़ों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पर गया। यानी कि वो दोनों व्यक्ति हैं, वो दो नदियों के समान हैं और उनके बीच में जो 12 वर्षों का अंतराल आया है, उनके विचारों के अंतर्गत जो परिवर्तन आए हैं वो सब उनकी पहाड़, घाटियाँ इत्यादि हैं। 12 वर्ष बाद जब अब जो हम दो हो गए हैं तो किस तरह है। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, लेकिन यह कहना मुश्किल था कि वह नौजवान नहीं था। यूँ कहिए कि वह भूतपूर्व नौजवान था। मतलब यह है कि प्रभाव उसके वर्तमान रंग रूप का न होकर उसके भूतपूर्व रंग रूप का होता था। मुझे वह प्रभाव बहुत अच्छा लगता। जी चाहता कि उसके बारे में रोमांटिक कल्पना की जाए, लेकिन यह कहना मुश्किल था कि उसकी सुंदरता उसके रूप की थी या उसके माथे पर पड़ी हुई रेखाओं की। कम से कम मुझे तो वे लकीरें अच्छी लगती। खूबसूरत कागज़ सुंदर तो होता ही है, लेकिन यदि वह कोरा हुआ और उसमें कोई मर्म वचन लिखा हुआ ना रहे तो सौंदर्य में रहस्य ही क्या। सौंदर्य में रहस्य ना हो तो वह एक खूबसूरत चौकटा है। यानी कि एक सफ़ेद कागज़ है, वो हमारे पास कोरा रखा हुआ है तो देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन अगर उस पर कोई सुंदर पंक्तियाँ भी लिखी हुई हों तो उस पंक्तियों का जो रहस्य है उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। सामने पीपल का वृक्ष है, चांदनी में उसके पत्ते चमचमाते कांप रहे हैं। चांदनी और उसमें चित्रित हुई छायाएं हमारे मनोलोक को एक नई दिशा दे रही हैं। मुझे मालूम था कि मेरे मित्र के लिए शैले की ऑड टू वेस्ट विंड इतनी ही दूर है जितना मेरे लिए स्क्वायर रूट ऑफ -1। यानी कि वो जो उसके मित्र हैं उन्होंने अंग्रेजी के जो लेखक की कविताएं हैं वो नहीं पढ़ी हैं, और जो लेखक है उसके लिए गणित बहुत मुश्किल विषय रहा है, तो इसलिए उन्होंने अपने गणित की जो अज्ञान है या फिर कम ज्ञान है उससे तुलना की है अपने मित्र की विदेशी लेखकों की कम जानकारी कम होने के कारण। लेकिन इसके बावजूद वे दूरियां हमारी पहचानी हुई थी, इसलिए शायद वे प्रिय भी थी। जब जब मुझे दूरियों का भान होता है तब मुझे अच्छा भी लगता है और बुरा भी। अच्छा इसलिए कि दूरी हमारी गति को एक चुनौती है, और बुरा इसलिए कि मित्रों के बीच दूरी खटकती है। हम एक ही भाषा का उपयोग तो करते हैं, लेकिन अभिधार्थ एक होते हुए भी ध्वन्यार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि जब हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तब बात एक ही होती है, लेकिन उसे स्पष्ट करने के तरीके हैं वो हमारे बदल जाते हैं। उनके अंदर जो लक्षणा और व्यंजना का जो अर्थ है वो हमारे लिए बदल जाता है।
यह दूरी के कारण है। दूरी पर विजय पाना मानव स्वभाव है। वह एक साहस रोमांस है। अब हमें एक दूसरे को फिर से खोजना पाना है। एक तरह से मुझे खुशी भी थी कि मैं उसे कतई भूल गया था और उससे बहुत दूर निकल गया था। शायद ये आवश्यक भी था, नहीं तो मैं उससे आच्छन्न हो जाता, यानी कि मैं उसकी बुद्धिमत्ता से पहले ही बहुत प्रभावित था, और अगर मैं उसके साथ रहता तो मेरा जो स्वयं के विचार हैं वो इस तरह अस्तित्व में ना आ पाती। मेरे विचारों पर उसकी जो छाप है वो अवश्य ही दिखाई देती। मेरी अपनी दृष्टि से वह असाधारण और असामान्य था। एक असाधारणता और क्रूरता भी उसमें थी, निर्दयता भी उसमें थी। वह अपनी एक धुन, अपने एक विचार या एक कार्य पर सबसे पहले खुद को और उसके साथ लोगों को कुर्बान कर सकता था। इस भीषण त्याग के कारण उसके अपने आत्मियों का उसके विरुद्ध युद्ध होता तो वह उसकी क्षति भी बर्दाश्त कर लेता। उसकी ज़िंदगी के इस बुनियादी तथ्य से मैंने हमेशा वैर किया, यानी कि वह व्यक्ति जब भी कोई विचार करता था तो सबसे पहले उस विचार को अपने पर अमल में लाता था। उसके बाद वो अपने परिजन हैं उन पर उस विचार को अमल में लाना चाहता था, और उसको अमल में लाने के लिए अगर उनसे अपने परिजनों का विरोध सहना पड़ता तो वह उसके लिए भी हमेशा तैयार रहता था। और मैंने उसके इस रवैये से हमेशा ही वैर किया था, यानी मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। जब वह राजनीति में उतरा तो मैंने उसके घर वालों के सामने गरज कर यह आरोप लगाया कि यह उसका पलायन है, अपना उत्तरदायित्व वहन न करने की प्रवृत्ति है। मैंने उससे यह भी कहा कि वह राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं। राजनीति के साथ जब वह साहित्य में उतरा तब मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा, लेकिन तब तक उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। घर के विरोध और बाहर के विरोध से वह जर्जर हो गया था, लेकिन बेहद ज़िद्दी होने के सबब वह अड़ा रहा, और तब से हम एक दूसरे से दूर दूर होते चले गए। यानी कि जब उस व्यक्ति ने साहित्य में प्रवेश किया और साहित्य में लेखक है वह स्वयं विद्यमान था, तो उन दोनों के रास्ते हैं वह अलग अलग हो गए और उनके बीच में दुनिया है वह बढ़ गई। धन्यवाद।